हाँ, तो बच्चों में जो लेक्चर पिछला बंद किया था वो उसमें ये था कि एल्कोहल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। तो हमें मैंने बताया था इथाइल एल्कोहल है, उसका मोलिकुलर मास 46 है, प्रोपेन का है 44, इसी तरह डाईमिथाइल ईथर का है 46। अब आपको ये देखिए मॉलिक्यूलर मास तो लगभग बराबर हैं, लेकिन आप ये देखिए कि इथाइल अल्कोहल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 72 है। क्या इथाइल अल्कोहल इज लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट 72.2 degree centigrade, whereas propane and dimethyl ether have are gases विद गैस जिसके हो गए वो लिक्विड तो है ही नहीं, तो बॉइलिंग पॉइंट तो होगा ही नहीं उसका, विद वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर उनको किसी तरह से लो बहुत टेम्परेचर पे लिक्विड बना भी रहे हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस में कहीं आएगा। तो वो हम इसको देख सकते हैं कि कितना फ़र्क हो गया। इथाइल अल्कोहल का भी 46 है और प्रोपेन का और डाईमिथाइल ईथर का भी सेम है, लेकिन वो तो गैस है और ये लिक्विड है, और वो भी अच्छी खासी लिक्विड है। बॉइलिंग पॉइंट 72.2 डिग्री सेंटीग्रेड, वो सब गैस के फॉर्म में मिलती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका रीज़न ये भी है। यही नहीं, मैं बताऊँ आपको, इथाइल क्लोराइड अगर है, इवन इथाइल क्लोराइड, इवन ये पूछा जा सकता है, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड क्या होता है, C2H5Cl, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बताओ, मॉलिक्यूलर मास लगा लो कितना होगा, 12 दूनी 24 और 35 और 25 कितना हो, 40 वहाँ 45, लगभग 45 हुआ। 12 दूनी 24 और 5 29, 24 और 5 29 और 35, 30 और 35 65 हो गया ना, और 65, 45 नहीं 65 के करीब हुआ मॉलिक्यूलर मास। उसके बावजूद ये गैस है, इवन इथाइल क्लोराइड ऑफ मॉलिक्यूलर मास दिस इज ए गैस विद बॉइलिंग पॉइंट -25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना फ़र्क है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एल्कोहल, कारण बता ही दिया मैंने, वही इस रीज़न क्या है, रीज़न इसको आपको ये भी बताना है। रीज़न, द रीज़न इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स between alcohol molecules. कैसे, मैंने बताया था ना, ROH होता है, फैला के लिख लो इनको, ROH को, ROH। इसी तरह से हम यहाँ कर लें, एक तरह से करते हैं हम, चलिए, HOR, ठीक है, डैश 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 HOR डैश 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 HOR, ROH, ये भी ROH, ये भी ROH, सब
ये दो ऑक्सीजन के बीच में ये हाइड्रोजन एडिशनल बॉन्ड बना लेता है। एडिशनल दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में जब एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉन्ड बना लेता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ये ऑल दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसकी वजह से ये एसोसिएट हो जाते हैं बिटवीन। तो द रीजन इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन alcohol molecules. This intermolecular hydrogen bonding causes molecular association. एसोसिएशन का मतलब समझते हो? आपस में चिपक जाते हैं तो बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, और जितना मॉलिक्यूल बड़ा हो गया मॉलिक्यूलर वेट अपरेंट बढ़ गया। दिस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉजेज मॉलिक्यूलर एसोसिएशन एंड सो boiling point becomes high. जितना हायर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट। अदरवाइज अगर सिंगल मॉलिक्यूल अगर ऐसा होता तो इसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस में होता, गैस होती है। लेकिन ये लिक्विड है, इसलिए क्यों लिक्विड है? क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे अल्कोहल मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक ये क्वेश्चन आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का हो गया। उसके अलावा एक बात और ये बतानी थी मैंने, बॉइलिंग पॉइंट का कैसे वेरिएशन, कि जितना ब्रांचिंग ऑफ होगा उससे डिक्रीज होता है। क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स इन straight chain alcohols, हाँ, boiling point of alcohols in straight chain alcohol increases with increase in chain length. क्या मतलब हुआ? बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? CH3OH का ज़्यादा होगा या CH3CH2OH का ज़्यादा होगा या CH3CH2CH2OH का ज़्यादा होगा? बताओ। ये चेन इसकी ज़्यादा है तो ये इससे ज़्यादा होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट का रेंज ये होगा, यानी ये इसका सबसे कम होगा मिथाइल अल्कोहल का, उससे ज़्यादा होगा थाइल अल्कोहल, क्योंकि चेन बढ़ गई। इसी तरह प्रोपाइल अल्कोहल वगैरह, ब्यूटाइल अल्कोहल। लेकिन एट द सेम टाइम बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज with increase in branching in the chain. क्या मतलब ब्रांचिंग से? जैसे किसी में एक ब्रांच है, किसी में दो ब्रांच है, जैसे ये है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ब्रांचिंग है CH3 और CHOH, ये है, हाँ? और एक ये है। बल्कि ऐसा लीजिए, चलिए CH3 CH2OH, ये CH3, ये पूरा हो गया CHOH,
और एक है, नहीं मैं और लेता हूँ एक बार, CH3 CH2 और CH2OH लेता हूँ मैं, इससे क्लियर होगा, ऐसे नहीं होगा ना। देखो यहाँ से एक ब्रांच है, एक कंपाउंड में ले लेता हूँ। ये कितने कार्बन है? 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। अब ये बताओ ब्रांचिंग किस में ज़्यादा है? इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है ना, इसमें तो एक ही ब्रांच है, एक ये सिंगल ब्रांच है, इसकी एक ब्रांच है, ये सिंगल लेंथ ये है, एक ब्रांच है। इसमें ये है, उसके बाद 2 ब्रांच है, एक इधर एक इधर। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? जिसकी ब्रांचिंग ज़्यादा होगा उसका कम होगा। तो कौन सा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। किसका बताओ? दोनों में है तो 4 ही कार्बन एटम, इसमें भी 4 कार्बन एटम है, इसमें भी। जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है उसका कम होगा। तो इसका मतलब इसमें ब्रांचिंग कम है, इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है, तो इसका ज़्यादा होगा इससे, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग कम है, लेस ब्रांचिंग है ना, और ये मोर ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग का मतलब ना, देखो यहाँ पे ये सीधी लाइन है कार्बन चेन, या इसको किसी कार्बन चेन को सीधा ऐसा मान लो, इसमें एक मिथाइल ग्रुप, इधर OH ग्रुप, ऐसे समझ लो, ये ब्रांचिंग हो गई। इसमें सिर्फ ये सीध में है और ये एक मिथाइल ग्रुप है, एक ब्रांचिंग है। इसी तरह से जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं एक से कार्बन आइटम के ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इसलिए मैं इनको फिज़िकल प्रॉपर्टी में करा दी। बाकी प्रॉपर्टीज़ तो और भी बहुत सी फिज़िकल हैं, वो अपनी बुक से आप जब ज़रूरत पड़ेगी पढ़िएगा। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको मोस्टली बता दिए हैं। अब इसके बाद जो मैं आपको फिनॉल्स शुरू कराता हूँ। फिनॉल्स के मैं जो एल्कोहल के तो ऑलमोस्ट सारे प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन सब कुछ हो गए। अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो बाद में मैं कराऊंगा। अब मैं फिनॉल्स लेता हूँ आपको। नेक्स्ट चैप्टर इज फिनॉल्स। फिनॉल्स का नोमेनक्लेचर तो मैं पहले ही करा चुका हूँ आपको। डिफरेंट टाइप की फिनॉल्स कौन से होते हैं, मोनोहाइड्रिक, एक OH वाले, और पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स भी करा चुका हूँ मैं, उनके नेमिंग भी करा चुका हूँ। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम सिंपलेस्ट फिनॉल को हम लेंगे। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लेते हैं। सबसे पहला तो है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बहुत इनर्ट है, बहुत कम रिएक्टिव है। फॉर्मूला क्या होता है क्लोरोबेंजीन का? ये होता है अल्टरनेटिव बॉन्ड। और मैंने एक्सप्लेन किया था क्लोरोबेंजीन क्यों इनर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसलिए जब इनर्ट का मतलब ये रिएक्शन आसानी से नहीं करता, बहुत ही टफ कंडीशंस पर रिएक्ट करता है। कैसे? क्लोरोबेंजीन is strongly heated with sodium hydroxide at about 623 डिग्री केल्विन। बहुत हाई टेम्परेचर होता है, पिघल जाती हैं सब चीज़ें इसमें। एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर। And the product so obtained is
हाइड्रोलाइज्ड with dilute HCl। क्या करते हैं इसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं क्लोरोबेंजीन को। इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं होता, इसलिए टेम्परेचर कितना होता है NaOH के साथ 623 डिग्री सेंटीग्रेड, 623 डिग्री केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर डालते हैं इसमें। तो इस टेम्परेचर पे क्या होता है, ये पहले तो क्लोरीन हट जाता है इसमें से और यहाँ ONa आ जाता है, और जब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये फिनॉल बन जाता है। एक मेथड तो ये है। इससे आसान मेथड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है जिसमें SO3H ग्रुप हो बेंजीन में लगा हुआ, इसको कहते हैं बेंजीन। देखो ऐसा बेंजीन हो गया और SO3H सल्फ्यूरिक एसिड से हीट करने से ये बन जाता है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम से ट्रीट करते हैं तो ये बन जाता है। समझ गए? ये सल्फोनिक एसिड कैसे प्राप्त होता है? बेंजीन के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड डिजॉल्व इन H2SO4 को ओलियम कहते हैं, तो उससे ये कंपाउंड बन जाता है। इसके मुकाबले में प्रोसीजर तो लगभग यही है। बाय हीटिंग मोल्टन है पिघला हुआ NaOH बहुत हाई टेम्परेचर पे पिघलाते हैं। बाय हीटिंग मोल्टन NaOH विद बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कैसे? ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H प्लस NaOH जब हम करते हैं तो ये पहले तो ये बन जाता है, इसमें रिएक्शन करने के बाद ONa बन जाता है। हीट करते हैं, हीट और फ्यूज़न का मतलब समझे, पिघालते हैं। फ्यूज़न करके इसको इन दोनों को मिला करके फ्यूज़न कर देते हैं। फ्यूज़न करने के बाद हीट कर देते हैं, तो ये बन जाता है ONa, और जिसको फिर हाइड्रोलाइज करते हैं हम डाइल्यूट HCl से, वाटर ऐड हो जाता है और ये बन जाता है फिनॉल OH, यहाँ आ जाता है। ये मैंने बीच में गोल गोल बना दिया है। अल्टरनेटिव बॉन्ड्स को हम गोल भी बना सकते हैं, लेकिन दोबारा से ठीक कर दिया है OH। चाहे ऐसे लिख दो, चाहे नहीं, बीच में गोला बना दो। ये फिनॉल बन गया हाइड्रोलिसिस से। अब आप ये कहोगे OH कैसे बन गया? भाई HOH करोगे तो ये OH बन जाएगा और NaOH बन जाएगा, NaOH HCl तो NaCl बना लेगा। ठीक है ना? तो इसमें डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी ONa जब वाटर से रिएक्ट करता है तो OH बना लेता है, और अंडरस्टूड है जब यहाँ देखो HOH यहाँ रखोगे तो NaOH निकल गया और OH इधर आ गया। तो इसको डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है सल्फ्यूरिक। तीसरा मेथड जो है फ्रॉम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे सिंपल है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एनिलीन से बनता है, अभी आगे पढ़ोगे आप, लेकिन अभी तो हम उस डिटेल्स को नहीं बताएंगे। डाइजोनियम का मतलब डाईएजो, 2 नाइट्रोजन को कहते हैं डाईएजो, और क्लोरीन, इसका नाम है बेंजीन बेंजीन डाईएजो, डाईएजोनियम, डाईएजोनियम, डाईएजो, ऐसे याद रखो क्लोराइड। ये याद नहीं रहता है ना, इसको ऐसे याद रख लो। डाईएजो मीन्स 2 नाइट्रोजन और क्लोराइड मीन्स क्लोराइड। इसको अगर हम वाटर डाल दें इसमें, हॉट वाटर डालते ही ये अपने आप डिकम्पोज हो जाता है। बड़ा सबसे आसान तरीका है ये, और सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा बनता है, सबसे अच्छी ईल्ड बनती है, बहुत क्वांटिटी में बन जाता है। N2 + HCl। अब ये डाइजोनियम क्लोराइड जो बनाते हैं वो एनिलीन से बनता है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ नोट देता हूँ मैं, नोट है क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड is prepared from aniline। एनिलीन जानते हो क्या होता है? ये होता है एनिलीन, सॉरी देख नहीं रहा होगा ये चीज़, फिर देख लो। फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हम कैसे बनाते हैं? ये डाइजोनियम क्लोराइड है, डाईएजो मैंने 2 नाइट्रोजन और क्लोराइड, ये बेंजीन, ये डाईएजो और नियम क्लोराइड। इसको हॉट वाटर डालते ही ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन निकल जाती है इसकी अलग, और HCl अलग, H2 ऐड हो जाएगा ना। देखो अगर हम यहाँ OH इधर रख दें और H इधर रख दें तो N2 ये निकल गया, H के साथ HCl निकल गया और OH यहाँ पे आ जाता है। तो हॉट वाटर में HOH रिएक्ट करता है, ये वाला OH तो इधर आ गया, यहाँ पे HCl को लेकर निकल गया। एनिलीन से बनता है डाइजोनियम क्लोराइड। कैसे बनता है? फ्रॉम एनिलीन, ये है एनिलीन, बाय एक्शन ऑफ NaNO2 सोडियम नाइट्राइड एंड HCl। एनिलीन को इसको Na2HCl को मिला करके एट 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हम हीट कर दें, हीट नहीं करते सॉरी, नहीं बर्फ़ के टेम्परेचर पे बनता है, नहीं तो ये डिकम्पोज हो जाता है। ये दोबारा लिखता हूँ मैं, दोबारा लिख रहा हूँ, इस लाइन को नहीं कर, एंड HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये नोट है, इसको आपने याद रखना है। तो आप कहोगे ना ये कहाँ से आ गया जी डाइजोनियम क्लोराइड, तो डाइजोनियम क्लोराइड इससे बनता है। इसका रिएक्शन मैं अभी नहीं लिखवा रहा, बाद में लिखवाएंगे। अभी तो आप याद कर लो कि ये डाइजोनियम क्लोराइड इससे आया। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब नेक्स्ट जो आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। सबसे अच्छा मेथड जो है, चौथा मेथड जो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, लार्ज स्केल पे। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है? ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है। क्या होता है? क्यूमीन इज
आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन का जो बनते हैं ना इंडस्ट्रीज में, जैसे डिस्टिलेशन करते हैं हम पेट्रोलियम फील्ड्स का, जो पेट्रोलियम को करते हैं तो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं, तो उसमें ये भी बनता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बनता है, जिसको हम क्यूमीन कहते हैं। क्यूमीन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और या इसको हम बना भी सकते हैं। कैसे? सिंपल प्रोसेस है, बेंजीन को और आइसोप्रोपेन और बेंजीन को कंडेंसेशन रिएक्शन करा देते हैं, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाता है। होता क्या है आइसोप्रोपाइल बेंजीन? इसका फॉर्मूला ये होता है, जब यहीं पर CH3 देखो, CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन होता है, ठीक है। और इसके बीच वाले कार्बन पे आ जाए तो ये तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहलाने लगेगा। CH3 CH2 CH3 प्रोपेन है। प्रोपेन के बीच वाले पे अगर जुड़ा हुआ है ना ये, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो गया इसका, ये इसको कहते हैं क्यूमीन। तो क्यूमीन को ट्रीटमेंट हम करते हैं ऑक्सीजन से और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जब करते हैं तो ये कंपाउंड बन जाता है हीटिंग करने से। CH, बल्कि दो ऑक्सीजन यहाँ आ जाते हैं, O2 COOH बन जाता है, और एक CH3 इधर और एक CH3 इधर। ये है पेरोक्साइड, क्यूमीन का पेरोक्साइड बन गया। और जब ये डिकम्पोज होता है तो OH तो यहाँ आ जाता है, ये वाला OH, और ये O इसके साथ निकल जाता है, दोनों CH3 के साथ, CH3 CO CH3, ये है एसीटोन। तो ये कंपाउंड जो है क्यूमीन्स का ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के बाद इसको जब हम डिकम्पोज करते हैं तो ये तो कीटोन बन जाता है, और ये OH यहाँ आ जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का, और लार्ज स्केल पे इसी मेथड से हम बनाते हैं इसको। तो ऑलमोस्ट ये सारे मेथड्स हो गए आपके प्रिपरेशन के फिनॉल्स के। अब उसमें पहले हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ लेंगे। इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी लेंगे सिर्फ। इसमें भी जैसे एल्कोहल्स में था ना सॉल्युबिलिटी, एक तो है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये फिनोल्स सॉल्युबल होते हैं, कारण वही है, रीज़न इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन
with water molecules. कैसे? देखो फिनोल ये होता है ना, बीच में मैं इसका ऐसा बना रहा हूँ, ये OH ऐसे लिख लो, और यहाँ मान लो एक वाटर आ जाता है OH, तो इन दो हाइड्रोजन के बीच में, ये दो ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन फंस गया, ये एडिशनल बॉन्ड बन जाता है। रीज़न तो क्लियर होगा ना तुम्हें, क्योंकि देखो ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, ये स्लाइटली नेगेटिव होता है, यहाँ स्लाइटली पॉजिटिव होता है, इस तरह ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये तो हल्का सा पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता है, ऐसा समझ लो, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। ऐसे ही ये डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, इसकी वजह से अट्रैक्शन, एडिशनल अट्रैक्शन हो जाता है। ऐसे ही फिर यहाँ पर फिर HO और फिनोल, ये फिनोल है, इसको भी हम ऐसे गोल गोल दिखा देंगे। इसमें इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में फिर ये ऑक्सीजन फंस गया, तो ये एडिशनल। ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल और बहुत सारे फिनोल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होते चले जाते हैं चारों तरफ से, तो इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी होती है। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनोल्स आर much higher than aromatic compounds of same molecular mass। सेम क्या, ज़्यादा वाला भी। देखो फिनोल का मॉलिक्यूलर मास कितना है, देखो फिनोल का मॉलिक्यूलर मास निकाल के देख लो ज़रा, OH है ये, देखो कितने, इसका नाम फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH, जोड़ दें C6H5OH। हाँ, 6 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन, 12 से 72 और 6 78, 78 और 16 कितने हो गए, जोड़ लो, 78 और 16, 78 और 16 कितने हो गए, ठीक है ना। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 94। और इसकी जगह हम क्लोरोबेंजीन ले लें तो ये होता है C6H5Cl। इसका कितना हो जाएगा, 72, 5, 77 और 35, 77 और 35 कितना हुआ, ठीक है ना, 12 से 72 और 5 77 और 37 कितना बन गया, 77 और 35 कितना बन गया, 35.5 होता है वैसे, तो 112.5 हो गया, इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 112.5। अब तुम्हें अचंभा होगा, ये तो लिक्विड है, सॉलिड है, बल्कि से सॉलिड, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, और ये गैस है, क्लोरोबेंजीन, फिनोल, is solid, whereas chlorobenzene chlorobenzene is a gas at ordinary temperature,
जो गैस होगा उसका तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना। सो ये किस लिए है? दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर का मतलब समझते हो? आपस में कई मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन फिनॉल मॉलिक्यूल्स, वहाँ तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, अकेले में ही अगर अकेले हैं ये तो ये आपस में एसोसिएट कर जाते हैं। ये फिनॉल है, ये O H है ना, एक फिनॉल और रख लो यहाँ पे, कितने ही फिनॉल रख लो साथ साथ, इसको भी ऐसे रख लो, O और H, इनमें अट्रैक्शन हो जाएगा। ये स्लाइटली नेगेटिव होता है, ये स्लाइटली पॉजिटिव, ऐसे ये स्लाइटली नेगेटिव होता है, ये स्लाइटली पॉजिटिव, ऐसे और एक फिनॉल रख लो। बहुत सारे फिनॉल्स इस तरह से आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? ऑक्सीजन के ऊपर रेजिडुअल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर रेजिडुअल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, उसकी वजह से ये आपस में अट्रैक्ट होकर के एडिशनल बॉन्ड बनाते हैं दो ऑक्सीजन के बीच में। जब हाइड्रोजन फंस जाता है तो एडिशनल वीक बॉन्ड बना लेता है इसको, इसकी वजह से मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। दिस रिजल्ट्स ये इस तरह का क्या रिजल्ट होगा? दिस रिजल्ट्स मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। बहुत सारे मॉलिक्यूल एसोसिएट कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे साथ ऑफ फिनॉल मॉलिक्यूल्स। सो बॉइलिंग पॉइंट is more than expected। सिंगल मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट तो कम होता, लेकिन बहुत सारे एसोसिएट होने की वजह से मॉलिकुलर साइज बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मोटी सी बात समझ लो इसको, मॉलिकुलर बेटर, मोर द मॉलिकुलर मास मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इसके बारे में पूछे जाते हैं, फिनोल्स के बारे में। इसके अलावा एसिडिक नेचर के बारे में भी, जैसे अल्कोहल में था ऐसे ही फिनोल्स का एसिडिक नेचर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। एक्सप्लेनेशन